तो हेलो दोस्तों, आज फिर एक और नई वीडियो लेके आए हैं आप सबके लिए, जो कि है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लोज नंबर 4 आईएसओ के आईएटीएफ के सभी स्टैंडर्ड्स में आपको मिलेगा। आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है हमारे आईएसओ स्टैंडर्ड्स में। अगर आप आईएसओ के किसी भी स्टैंडर्ड में जाए, वो चाहे वो आईएसओ का 9001 हो, 14001 हो या फिर 45001 हो, आपको ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, जिसके के अंदर 4 क्लोज मिलते हैं। जो कि पहला क्लोज है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेंट। सो देखिए, यहाँ पे ना बहुत लोग कन्फ्यूजन होती है, ये चीज़ क्या है, ये क्लोज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसको मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। सो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबल है तीनों स्टैंडर्ड में, लाइक आईएसओ 9001 हो, 14001 हो, 45001 सेफ्टी का स्टैंडर्ड हो, या फिर आपके एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हो। तो मोस्ट ऑफ आईएटीएफ का स्टैंडर्ड हो, सभी स्टैंडर्ड में ये एप्लीकेबल है क्लोज। सो 4.1 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि ड्रीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है कि आपको अपने मिशन विशन, जो कि कंपनी की ड्रीम है, उसको देखते हुए जो भी इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। इश्यूज दो टाइप के हो सकते हैं, इश्यूज कैन बी इंटरनल, इश्यूज कैन बी एक्सटर्नल। तो दो टाइप के इश्यूज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इशू, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ड्रीम को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको आपको लिखना है। उनको अगर आपने लिख दिया तो क्लोज 4.1 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। सो अगर कोई आपसे कहता है क्लोज नंबर 4.1 कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्स्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ को लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इश्यूज़ आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जनरली जब भी हम इश्यूज़ को देखते हैं, इश्यूज़ हमेशा नेगेटिव टर्म्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इश्यूज़ को पॉजिटिव टर्म्स में भी देखना होता है। यही बात यहाँ पे स्टैंडर्ड कह रहा है, यही बात ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड कह रहा है, यही कोई भी आईएसओ स्टैंडर्ड कह रहा है। आइए कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल बता रखे हैं, परफॉर्मेंस फैक्टर, रिसोर्स फैक्टर, ह्यूमंस फैक्टर, ऑपरेशन फैक्टर। एक्सटर्नल इशू हो सकते हैं सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मार्केट फैक्टर, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी फैक्टर। आइए मैं आपको सिंपल इशू देता हूँ। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी लाइफ में मान लीजिए आपका ड्रीम क्या था। जैसे कि जब हम छोटे थे, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई पायलट बनना चाहता था, कोई आर्मी में जाना चाहता था। तो सबके अलग ड्रीम्स थे। यहाँ तक कि हमारे जो ड्रीम्स थे, जैसे 2 साल 3 साल में चेंज भी हो जाते थे। जैसे कि कोई रिश्तेदार मान लीजिए डॉक्टर, तो हमें लगता था डॉक्टर बनना चाहिए। कुछ 1-2 साल के बाद हमें कोई इंजीनियर मिल जाता था, तो हमें लगता है इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन बहुत ही लेस देन 1% लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाए हैं। सो जो कर पाए और जो नहीं कर पाए ड्रीम्स को, उनके लाइफ में कुछ न कुछ इश्यूज आए होंगे जिसके कारण वो कर पाए या नहीं कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पिताजी डॉक्टर रहे हैं। सो आपको मान लीजिए आपकी ड्रीम भी डॉक्टर बनना है, तो ये आपका इशू क्या है? पॉजिटिव इशू है कि आपके घर में ऑलरेडी पिताजी डॉक्टर रहे हैं। सो डॉक्टर आपको क्या करेंगे? आपके पिताजी आपको रेफ़र करेंगे, आपके पिताजी आपको बताएंगे किस कॉलेज से पढ़ना चाहिए, क्या बुक्स पढ़ने चाहिए, कैसे 10th के बाद हमें बायोलॉजी लेनी चाहिए। तो वो इंटरनल इशू है आपका घर का, राइट। और इसी को अगर हम नेगेटिव टर्म्स में देखें, मान लीजिए आपको आर्मी में जाना था, आपके घर में कोई भी बैकग्राउंड आर्मी का नहीं था, तो ये आपके लिए इंटरनल इशू हो गया कि भाई अगर आपके घर में मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर होता, तो आपको थोड़ा रेफरेंस कर देता, बता देता कि कैसे तैयारी करें आर्मी में जाना है। तो सिमिलर इसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ड्रीम क्या होता है? पैसा कमाना, बेनिफिट्स लेना, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना इनिशियली। वो ड्रीम कुछ सालों में चेंज हो जाता है। तो इनिशियली जब ड्रीम कमाना है, तो पैसा कमाना, कितना कमाना है, उसके लिए हम बिजनेस प्लान बनाते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को 100 करोड़ से 500 करोड़ पहुंचना है। सो ऐसा तो है नहीं वो बिजनेस प्लान बना दिया, डॉक्यूमेंट में लिख दिया, तो वो ड्रीम अचीव हो जाएगा। उस ड्रीम को अचीव करने के लिए उनमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि इंटरनल इशू क्या हो सकता है किसी कंपनी का ड्रीम को अचीव करने के लिए? उनकी कॉम्पिटेंसी। मान लीजिए कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो इनकम्पिटेंट है। सो कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो आपका ड्रीम अचीव नहीं हो पाएगा। आपके लोग काम नहीं कर पाएंगे सही दिशा में।
राइट। एक्सटर्नल इशू क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल इशू हो सकता है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने किसी जगह ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया नई लोकेशन पे, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, या जो पॉलिटिक्स है उसके साथ वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है जो कि आपको काम नहीं करने देती है, दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल इशू। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है कि मान लीजिए आप इंजेक्शन मोल्डिंग के सप्लायर हैं और आपके पास बहुत पुरानी मशीन्स हैं और आपके जो कॉम्पिटिटर है वो नई नई मशीन्स लेके जा रहे हैं, सो कंपटीशन भी एक आपका एक्सटर्नल इशू का एग्जांपल हो गया। बैंक आपके एक्सटर्नल इशू के एग्जांपल हो गए। आपके लोकल्स, अगर आपके लोकल को हायर नहीं किया, वो आपके एक्सटर्नल इशू के एग्जांपल हो गए। तो इसी तरीके से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, नोट डाउन करना है। सो फाइनली मीनिंग क्या हुआ इन क्लोज का? क्लोज नंबर 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्ट, मतलब ये हुआ कि 4.1 में हमें इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि उस कंपनी की ड्रीम्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ये दोनों क्लोज इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों क्लोज जब 4.1 और 4.2 हैं वो दोनों सब्जेक्टिव हैं और उनको हम क्वांटिफाई कहाँ पे करेंगे? 6.1 में। 4.1 4.2 6.1 का इनपुट होता है। इस 6.1 में हम रिस्क असेसमेंट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन को आंसर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में 4.2 को भी समझाऊंगा। सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।